वेलकम फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी एम लक्ष्मीकांत सीरीज पार्ट 6 में, जो कि बच्चे हम लोग ने क्लास वाइज चालू करी थी। आइए हम आपको लक्ष्मीकांत चैप्टर में सबसे पहले बता देते हैं कि इस चैप्टर का यूपीएससी के और एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में क्या क्या इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आता है। बेटा इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी आपने हाल ही में देखा है सीएए का प्रोटेस्ट हुआ था, एनआरसी के बारे में हुआ था, आपके एनआरआई लोग कौन होते हैं, पीआईओ लोग कौन होते हैं। बेटा ये सारे लोगों के बारे में आपको जो जानकारी है वो इस चैप्टर के अंदर से मिलेगी। तो बेटा आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 है सिटीजनशिप, नागरिकता। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। बेटा आगे इसमें बारे में दिया हुआ है, ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कहाँ से बेटा 5 से 11 तक आता है। सिंगल सिटीजनशिप होती है हमारी कंट्री में, और ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें बच्चे एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, और ऐड ये करना है, ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 2 के अंदर आता है। इतनी बात समझ गई, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बेटा आपको मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले बता देता हूं, फिर हम लोग चैप्टर वाइज स्लाइड्स पे चलेंगे कि हम लोग को क्या देखना है। बेटा सबसे पहले आपको ये समझना है सिटीजन कहते किसको हैं, कौन होता है इंडिया का सिटीजन। सबसे पहले बेटा आपको ये जानना होगा इंडिया में सिटीजन किसको कहते हैं। तो बेटा एक चीज जान लेना, जो सिटीजनशिप एक्ट, जो सिटीजनशिप एक्ट 2019 जिसको हम लोग सीएए बोलते हैं, बेटा जो पर्सन सिटीजनशिप एक्ट 2019 के अंडर अपने आप को लिस्टेड पाता है वो पर्सन इंडिया का सिटीजन कहलाता है, और जो पर्सन नहीं पाता है वो फॉरेनर कहलाता है। जैसे आइए समझते हैं बेटा, जैसे हम सभी लोग हैं, बॉर्न हुए हैं इंडिया में, तो बेटा हम लोग के पास सिटीजनशिप होगी इंडिया की। पर कुछ विदेशी होते हैं बेटा जो भारत में वीजा लेके आते हैं, उनको हम लोग इंडिया में फॉरेनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरेनर्स। तो बेटा जो फॉरेनर्स होते हैं ना, इनके कुछ दो प्रकार होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेनर्स को दो तरीके से बोला जाता है। एक फॉरेनर्स वो होते हैं जिनसे आपकी कंट्री के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, वो फॉरेनर्स कहलाते हैं फ्रेंडली एलियन। बेटा नाम याद रखना, उनको क्या बोलते हैं, फ्रेंडली एलियन। और बेटा एक दूसरे प्रकार के होते हैं विदेशी, जो विदेश के होते हैं पर जिनका आपके देश के लोगों से या आपकी गवर्नमेंट से, उस देश की गवर्नमेंट के जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं वो अच्छे नहीं होते। बेटा ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एनिमी एलियन। क्या बोलते हैं, एनिमी एलियन। ठीक, तो बेटा ये दो प्रकार की कैटेगरीज होती है फॉरेनर्स में, एक होती है फ्रेंडली एलियन, एक होती है एनिमी एलियन। अब बेटा इन दोनों में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, आइए जरा हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में समझते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा आप लोग एक चीज ये जान लो, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, किसमें बेटा, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है, बेटा जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 के बीच में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 के बीच। बेटा इसमें अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन इंडियन सिटीजन ही है, तो बेटा एक चीज याद कर लो, नोट, क्या इंडिया के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया के अंदर, ठीक, जिस पर्सन को आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30, इंडिया के अंदर अगर किसी पर्सन को ये आर्टिकल्स मिलते हैं
तो बेटा ये पर्सन कहलाएगा इंडियन सिटीजन। मतलब समझे क्या? मतलब बेटा इसका ये है, जो ये आर्टिकल्स होते हैं बेटा ये केवल इंडियंस को ही मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो फॉरेनर्स को कौन से आर्टिकल मिलते हैं बेटा? 12 से लेके 35 में इन आर्टिकल्स को आप हटा दीजिए, जो आर्टिकल्स बचते हैं वो फॉरेनर्स को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? पर यहां पे एक चीज आपको और याद रखनी है, नोट याद ये रखना है बेटा, फॉरेनर सबने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एलियन जो होता है फ्रेंडली, एक होता है एलियन, एक जो होता है एनिमी। तो बेटा याद कर लो, जो एनिमी एलियन होता है और एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन में कैसे डिफर करेंगे, तो बेटा जो फ्रेंडली एलियन होगा उसको आर्टिकल आर्टिकल नंबर 22 मिलेगा। क्या होगा? आर्टिकल 22 मिलेगा। और जो बेटा एनिमी एलियन होगा उसको आर्टिकल 22 नहीं मिलेगा। आर्टिकल 22 होता क्या है? प्रिवेंशन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर मान लीजिए कोई बंदा सड़क पे घूम रहा है, उसका पुलिस बिना रीजन के उठा लेती है, अरेस्ट कर लेती है, तो बेटा ये उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स होंगे जो उसको मिलेंगे अरेस्ट और डिटेंशन के केस में। पर अगर कोई एनिमी एलियन का देश का है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट किया है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अगर कोई पर्सन बेटा इस कंट्री का है तो इसको आर्टिकल नंबर 22 नहीं मिलता। आर्टिकल 22 नहीं मिलने से क्या असर होगा बेटा? हम लोग रोड पे कहीं पे भी जा रहे होंगे, हम लोग को कहीं पे भी उठा लिया जाएगा और हम लोग की तलाशी ली जाएगी। हम लोग का उस केस में वकील लोगों के पास जाने का, हेल्प मांगने का इतनी जल्दी असर नहीं होगा, हम लोग नहीं मांग पाएंगे, हम लोग को कानूनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आर्टिकल नंबर 22 से, जो कि इंडियन सिटीजन और फ्रेंडली एलियन को कानूनी रूप से प्रोटेक्शन मिलता है, ये उनका अधिकार होता है, पर एनिमी एलियन के पास ये अधिकार नहीं होता। तो अभी तक आपने समझा इंडिया में इंडिया का सिटीजन कौन, जिसके पास आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 होता है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है। जिसको इसके अलावा आर्टिकल मिलते हैं वो फॉरेनर कहलाता है। और जिस फॉरेनर को आर्टिकल नंबर 22 नहीं मिलता वो एनिमी एलियन फॉरेनर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट है वो जान लीजिए। आगे बेटा आपको 2 वर्ड से सामना होगा, एक वर्ड होगा एनआरआई, एक वर्ड होगा पीआईओ, एक वर्ड होगा ओसीआई। एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। बेटा हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 8 के अंदर इसके बारे में बात करी गई है, वो अभी हम लोग डीप में पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 8। पर पहले हम लोग डेफिनेशन ले लेते हैं कि एनआरआई किसको कहते हैं। तो बेटा एनआरआई कौन होता है, सिंपली जान लीजिए एनआरआई की क्या डेफिनेशन होती है। एक पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है और उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है। बेटा आप लोग एक चीज जान लेना, सिटीजनशिप इज प्रोपोर्शनल टू पासपोर्ट। जिस कंट्री के पास, जिस देश की सिटीजनशिप होगी, उस कंट्री के पास, उस पर्सन के पास उसी कंट्री का पासपोर्ट होगा। तो मान लेते हैं एक इंडियन सिटीजन, एनआरआई इंफॉर्मेशन मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। बेटा एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, इसको बोलते हैं गैर प्रवासीय भारतीय। अब ये एनआरआई की परिभाषा क्या होती है? जो इंडिया का सिटीजन है, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, पर ये फॉरेन में रह रहा है। बेटा कहां रह रहा है? फॉरेन में। कितने दिन से रह रहा है? 182 या उससे ज्यादा दिन तक देश के बाहर रह रहा है, वो बंदा फॉर एनआरआई कहलाएगा।
तो अगर आपसे कोई पूछे एनआरआई कौन होता है, इज एनआरआई एन इंडियन? यस ऑफ कोर्स, एनआरआई इज एन इंडियन पर्सन। गॉट इट? तो जो एनआरआई होता है वो इंडियन होता है, एनआरआई इज एन इंडियन। अब बात आती है एनआरआई की डेफिनेशन कहां से आती है, एनआरआई के बारे में कौन बताता है? बेटा एनआरआई की जो डेफिनेशन आती है वो आती है इनकम टैक्स एक्ट 1962 और फेमा एक्ट 2004 से बेटा एनआरआई की डेफिनेशन निकल के आती है। समझ में हो गया? ठीक। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है पीआईओ। पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग आते हैं अपने चैप्टर्स पे, आइए देखते हैं कि क्या है चैप्टर के अंदर, सारी चीजें बताई गई है। आप लोग एक चीज और समझ लो, इस चैप्टर के अंदर है क्या। बेटा एक चीज ये जानो, हम लोग के इंडिया का जो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग के इंडिया का बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। हम लोग के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेटा कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। बट बेटा हम लोग का कंट्री तो 1947 में आजाद हो गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बेटा 1950 से लागू हुआ है तो बहुत सारी चीजें हैं जो 1947 के बाद चालू हुई हैं। तो बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? बेटा जो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 और 8 भी छोड़ देते हैं, 5, 6 और 7 बेटा ये आर्टिकल को रखा गया आजादी से पहले इंडिया का सिटीजन बताने के लिए। जैसे अभी हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जैसे हम लोग के बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 5, बेटा आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 5 में बताया जाता है कि अगर इंडिया का कौन डोमिसाइल है, इंडिया का डोमिसाइल्ड कौन है और वो इंडिया का सिटीजन कैसे बनेगा, इंडिया का डोमिसाइल्ड कौन है और वो इंडिया का सिटीजन कैसे बनेगा, ये आपको इसके अंदर पता चलेगा। फिर आएगा बेटा आर्टिकल नंबर 6। बेटा आर्टिकल नंबर 6 के अंदर आपको पता चलेगा कि इंडिया में कोई पाकिस्तान से आया है, इंडिया में कोई पाकिस्तान से आया है, तो उसके लिए इंडिया का सिटीजन होने की क्या एलिजिबिलिटी होगी। और आर्टिकल नंबर 7 बताता है कि कोई इंडिया से पाकिस्तान चला गया बट पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गया, तो बेटा उसकी क्या क्राइटेरियाज होंगे सिटीजन के। तो बेटा ये जो सिटीजनशिप चैप्टर है इसमें इसी के बारे में डिस्कस किया गया है, आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7। पर था क्या बेटा, जो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 थे ये इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे कि जिससे हम लोग सिटीजनशिप को क्लियरली डिफाइन कर सकें। अब तो बेटा इसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब इनके पास एक दूसरा सुझाव आया, उस सुझाव को हम लोग जानते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बेटा इसको लेके आया गया पहली बार, और जिसमें हर चीज को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया, एक एक चीज को अच्छे से बता दिया गया कि कौन पर्सन इंडिया का सिटीजन होगा, कौन पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, उसकी सारी जानकारी इसके अंदर दे दी गई। इस एक्ट को बेटा पहली बार 1955 में लाया गया है और 2019 तक इसमें बेटा 9 टाइम्स, 8 से 9 टाइम्स बेटा इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए हैं।
कैसे अमेंडमेंट्स किए गए हैं ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसको हम लोग CAA भी बोलते हैं, जो लास्ट ईयर बहुत कंट्रोवर्सी के अंदर था, NRC और CAA। तो बेटा ये CAA क्या होता है, NRC क्या होता है? बेटा जो CAA था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, अभी हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8, 9, 10, 11 क्या बोलता है, जल्दी से एक बार उसको भी ब्रीफ कर लेते हैं। बेटा जो हम लोगों का आर्टिकल नंबर 8 है, आर्टिकल नंबर 8 बेटा उसके बारे में बात करता है अधिकतर जो पर्सन NRI होता है, कौन होता है? NRI। अगर उसका बेटा हमेशा, बट ऑब्वियस अगर कोई पर्सन NRI है, नॉन रेजिडेंशियल, तो बेटा वो देश में तो रह नहीं रहा है, तो बेटा उसका जो सिबलिंग्स होंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो फॉरेन में जन्म लेंगे। और बेटा ये बच्चे फॉरेन में जन्म लेंगे और इनको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो ये कैसे लेंगे? इसके बारे में आर्टिकल नंबर 8 में डिस्कशन किया गया है कि कोई NRI के जो सिबलिंग्स हैं वो फॉरेन में बर्थ लेते हैं, तो किस कंडीशन में उनको हम लोग सिटीजनशिप देंगे इंडिया की और क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, इसकी बात करी गई है। डिटेल्ड बेटा मैं आपको PPT दूंगा। हम लोग के रॉयल गाइडेंस सेंटर का बेटा जो टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें चैप्टर के बाद आपको PDF मिल जाएगी जिसमें सारी चीज डिटेल्ड में लिखी हुई होगी, तो आपको क्लास नोट्स की भी जरूरत नहीं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो बेटा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7379000488। बेटा इस पे आप व्हाट्सएप करिए, आपके पास ऑटोमेटिक रिप्लाई में कोचिंग के चैनल का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपके पास ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 9। अब बेटा देखते हैं कि ये आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 में बेटा एक चीज बोली गई है, अगर किसी इंडियन सिटीजन ने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी इंडियन पर्सन ने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो बेटा ऑटोमेटिक उसकी इंडिया की सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाएगा। इसको आर्टिकल नंबर 9 में बोला गया है। तो बेटा यहां से ये बात एकदम से प्रूफ हो जाती है कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप फ्रेमवर्क पाया जाता है। इंडिया में एक बार में एक पर्सन एक ही की सिटीजनशिप रख सकता है, एक साथ 2 कंट्रीज की आप सिटीजनशिप को नहीं रख सकते। इसको हम लोग के आर्टिकल नंबर 9 के अंदर बताया गया है। जैसे अभी आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका आप एग्जाम्पल देखते हैं, इनके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कई बार एलिगेशन उठाए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेक करना चाहिए कि इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है कि नहीं है। इसके बारे में बहुत बार चीजें बोली गई। अगर बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रूफ कर लेगा कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी ये लोग चोरी से, चुपके से ये लोग ने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को रखा हुआ है, तो बेटा ऐसे केस में इनकी आर्टिकल नंबर 9 के तहत इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। और आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहने के लिए जो पहली कंडीशन होती है, यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बेटा ऐसे केस में उनकी लोकसभा से जो मेंबरशिप है वो भी चली जाएगी। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आर्टिकल नंबर हम लोग ने देखा 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा, 8 देखा, आर्टिकल 9 देखा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट के 2 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 10 एंड आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, आर्टिकल 11 क्या बोलता है, देखते हैं। बेटा आर्टिकल नंबर 10 ये बोलता है, इंडिया में कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन तभी तक है, फिर से, इंडिया में कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन तभी तक है जब तक वो इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर अपने आप को एलिजिबल पाता है सिटीजन होने के लिए। फिर से मैं बोलता हूं, आर्टिकल नंबर 10 बोलता है, अगर कोई पर्सन
भारत में, वो तभी तक भारत का सिटीजन है, वो तभी तक भारत का सिटीजन है जब तक वो भारत के द्वारा बनाए गए कानून के अंदर अपने आप को फिट नहीं पाता। उसलिए उस पर्सन को हम लोग आर्टिकल नंबर 10 से नोटिस करेंगे कि वो क्या सिटीजन ऑफ इंडिया है या सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। इस बात को मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं फिर से आर्टिकल नंबर 10 को समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आर्टिकल नंबर 10 को समझते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिल लेके आई और उस बिल में लिखा हुआ था, और ये जो बेटा बिल आया, ये बिल आया मान लेते हैं 2021 में, और इस बिल में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई पर्सन कानपुर में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, सिटीजन नहीं है। मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसा बिल 2021 में ले आई। बेटा ये बिल कब आया है? 21 में। 21 में गवर्नमेंट ने बोला कि जो कानपुर का सिटीजन है वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो बेटा 21 के पहले तक तो बेटा जो कानपुर के लोग थे वो तो इंडिया के सिटीजन थे ना। तो बेटा इसकी बात आर्टिकल नंबर 10 में बोली गई है कि आप तब तक इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे जब तक आप इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश्ड कानून में अपने आप को फिट नहीं पाते हैं। क्लियर हुआ? और आर्टिकल नंबर 11, बेटा आर्टिकल नंबर 11 से ही हम लोगों का CAA आया था, जिसको CAA 2019 भी बोलते हैं, और NRC की जो एक्सरसाइज है वो भी इसी के थ्रू आई थी। तो बेटा आर्टिकल नंबर 11 क्या बोलता है? बेटा आर्टिकल नंबर 11 बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर इंडिया की सिटीजनशिप को अपडेट कर सकती है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अपडेट कर सकती है, नए रूल्स नए रेगुलेशन को लेके आ सकती है। ये आर्टिकल नंबर 11 में बोला गया। आर्टिकल नंबर 11 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सिटीजनशिप को लेके क्या चेंजेस करना है वो इसको चेंज कर सकती है। ठीक, तो बेटा ये थे हम लोगों के आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अब आइए हम लोग चैप्टर के अंदर स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं क्या बताने की कोशिश करी गई है, हम लोग को क्या क्या देखना है। तो बेटा ये हम लोग का चैप्टर आर्टिकल 5 से 11 सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद से चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। ठीक, अब इंट्रोडक्शन में देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक सिटीजन एक एलियन, एक को जिसको बोलते हैं नागरिक, एक होता है विदेशी। अभी मैंने आपको बताया था विदेशी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली, एक होता है एनिमी। मैंने आपको इनके बीच में आर्टिकल 22 वाला डिफरेंस भी बता दिया था, एनिमी को नहीं मिलता, पर जो फ्रेंडली एलियन होते हैं इनको आर्टिकल नंबर 22 क्या होता है? मिलता है। ठीक, आगे एलियन की भी दो परिभाषा है, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन, इसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं। आगे देखते हैं बेटा एनिमी एलियन डज नॉट हैज आर्टिकल 22, ये अभी हम लोग ने देख लिया। फॉलोइंग राइट्स आर ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन ओनली 15, 16, 19, 29, 30। निम्नलिखित अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिए जाते हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। मैंने आपसे बोला ना कि अगर आपको किसी इंडियन और किसी फॉरेनर में डिस्क्रिमिनेट करना है कि ये इंडियन है कि फॉरेनर, आप बस ये चेक कर लो कि क्या वो 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर वो एलिजिबल है तो बेटा वो इंडिया का सिटीजन है, अगर एलिजिबल नहीं है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। क्लियर हो गया? आगे इंडियन सिटीजन कैन कंटेस्ट इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट। आम सी बात है, इसका क्या यूज होगा? भारत के जो नागरिक हैं वो राष्ट्रपति, सांसदी और विधायकी इन सब के चुनाव के लिए क्या हो सकते हैं? कंटेस्ट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। आगे नोट, एनी इंडियन सिटीजन can contest for presidential election but in America American born citizen can contest for presidential post। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आई है बच्चे, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेटा इसके अंदर एक चीज ये बोली गई है, भारत में अगर कोई पर्सन बाई बर्थ इंडिया का सिटीजन नहीं है, जैसे अदनान सामी, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे,
बेटा अदनान सामी भी नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा हुआ है कि यू कैन बिकम प्रेसिडेंट ओनली बाय बर्थ, बस आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए। बट बेटा अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति होने के लिए आपको बाय बर्थ अमेरिका का सिटीजन ही होना पड़ेगा। तो जैसे इस समय कमला हैरिस है, वहां की वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो बेटा कमला हैरिस ओसीआई कार्ड होल्डर है, वो पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कई साल पहले उनके माँ बाप वहां शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने वहां आज अमेरिका की सिटीजनशिप ली है। ली क्या है, बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुई हैं, तो इसलिए आज वो प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे खड़ी हो पाई हैं। पर इंडिया में अदनान सामी भी खड़ा हो सकता है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम 26 जनवरी 1950 हु विल बी कॉल्ड इंडियन सिटीजन। बेटा यहाँ पे इसकी बात करी गई है, तो मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8। बेटा ये सब पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनसे रिकॉर्डेड आर्टिकल्स के लिए दिया गया हुआ है, बेटा बुक में दिया गया है, आप लोग एक बार इसको रीडिंग लगाइएगा। अब यहाँ पे बात आती है एनआरआई किसको बोलते हैं, एनआरआई के बारे में बात करी गई है। एनआरआई इज एनीवन who holds Indian passport but lives and work outside India। अभी हम लोग ने बात करी थी एनआरआई कौन है, जो भारतीय है, जो भारत के बाहर रहता है और काम करता है। एनआरआई हैज इक्वल स्टेटस विथ इंडियन सिटीजन। एनआरआई को भारतीय नागरिक के बराबर दर्जा प्राप्त है। ये एकदम बात बिल्कुल सही बोली गई है। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एनआरआई। एनआरआई की डेफिनेशन कहां से दी जाती है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फेमा एक्ट 1999। बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेना, नोट ये कर लेना बेटा, बहुत से लोग ना एनआरआई की डेफिनेशन बता देते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। बेटा ये बिल्कुल गलत है, एनआरआई की डेफिनेशन एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा नहीं दी जाती है, इसको इनकम टैक्स एक्ट और फेमा एक्ट 1999 के द्वारा ही दी जाती है। समझ में आया? हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे पीआईओ एंड ओसीआई, अभी हमने बोला था ना, अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आइए देखते हैं। ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इसके बारे में देखते हैं। बेटा जान लो, जो ओसीआई थी इसकी स्टार्टिंग इंडिया में हुई थी 2005 में। बेटा जो पीआईओ है इसकी स्टार्टिंग इंडिया में हुई थी 2002 में। था क्या, जो इंडिया के बाहर चला गया, बस गया, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी, बेटा वो लोग कहलाते थे पीआईओ। पर जो इंडिया के बाहर चला गया और वो प्लस उनकी 3 जनरेशन, बेटा ये लोग कहलाते थे ओसीआई। तो पीआईओ के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने साल भी पहले भारत से बाहर चले गए हो, पर ओसीआई होता था 3 पीढ़ी तक का। पर बेटा इसमें एक चीज नोट कर लेना, नोट ये कर लेना कि जितनी एनिमी कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको पीआईओ और ओसीआई कार्ड इशू नहीं करती। फिर यहां पे देखिए एक चेंज हुआ, क्या, फ्रॉम 9 जनवरी 2015 पीआईओ एंड ओसीआई आर मर्ज्ड एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड ओसीआई कार्ड होल्डर। इनका नाम हो गया ओसीआई कार्ड होल्डर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, 2015 में आके एनआरआई और पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके बोल दिया गया ओसीआई कार्ड होल्डर, यानी इसका फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये जो नोमेनक्लेचर था इसको ये बना दिया गया। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या दिया गया आगे। पीपुल ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन नॉट अप्लाई, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। हु इज ओसीआई, ओसीआई कौन होता है? ए पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 बट ही और हिज 3 जनरेशन करेंटली हैविंग
सिटीजन ऑफ अदर कंट्री दे आर लिविंग आउटसाइड इंडिया। सिंपल है, एक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाहर भारत में रह रहा है और उसकी 3 जनरेशन भारत के बाहर रह रही हैं, वो चाहे तो इंडिया में ओसीआई कार्ड के लिए क्या कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। बेटा इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 2005, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। आगे देखते हैं, राइट्स। ओसीआई कार्ड होल्डर के पास क्या क्या राइट्स नहीं होते, मतलब यहां पे देखिएगा नॉट गिवन, हिंदी में देखिएगा नहीं दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार ओसीआई कार्ड होल्डर को नहीं दिए गए हैं? बेटा ये किससे कंपेयर किए जा रहे हैं, ये इंडिया के सिटीजन से कंपेयर किए जा रहे हैं। और यहां पे आर्टिकल नंबर 16 नहीं दिया गया, आप इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नहीं लड़ सकते, आप आर्टिकल 124 217 आपको नहीं मिलेगा, राइट टू रजिस्टर एज ए वोटर नहीं मिलेगा, आपको यूपीएससी के अंदर और पीसीएस के अंदर की क्या नहीं मिलेगी, कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। बेटा ये सब रट्टा मारो जिंदाबाद वाले टॉपिक है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। अभी मैंने आपको बताया था ना बेटा, जब इंडिया आजाद हुआ था और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बना था, तो बेटा शुरुआत में हम लोग के पास तरीके नहीं थे कि हम कैसे डिफाइन करें कि कौन इंडिया का है कौन इंडिया का नहीं है। तो उस केस में आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7 और आर्टिकल नंबर 8 का यूज करके बताया जाता था कि ये इंडिया के सिटीजन हैं। पर बेटा 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लेके आई जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इस एक्ट के अंदर सरकार ने सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से कौन भारत का नागरिक होगा कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। और इसी एक्ट के ही तहत 2019 में चेंज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 11 से इस एक्ट में कई बार अमेंडमेंट्स कर सकती है। तो देखते हैं कि 1955 आर्टिकल में कैसे बताया गया है कि कौन इंडिया का सिटीजन है कि नहीं। बेटा इसमें 5 तरीके बताए गए हैं कौन इंडिया का सिटीजन है कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो इसमें बेटा सबसे पहले बाय बर्थ बात करी गई है। बाय बर्थ, अगर आप 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में हुए हो और 1 जुलाई 1987 के बाद हुए हो तो आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और 3 दिसंबर 2004 के बाद हुए हो तो आपके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस पॉइंट में बताया गया है कि कैसे कोई पर्सन इंडिया में अगर पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे आप है, आपकी शादी होगी, उसके बाद आपका बच्चा होगा, तो वो बच्चा भारत में पैदा तो हुआ है पर उसकी कैसे आप पता करोगे कि वो भारत का नागरिक होगा कि नहीं। तो बेटा हमको सबसे पहले ये पता करना होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो बेटा अगर वो 1950 से 1987 के बीच पैदा होगा तो हो नहीं सकता, ये निकल चुका है, तो ये बेटा अपने आप बाय डिफॉल्ट इंडियन कहलाएगा, इसके कोई कंडीशन नहीं चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट इंडियन कहलाएगा। आपको बेटा यहां से एक चीज और बता दें, एक्स्ट्रा ज्ञान, आपको बेटा पता है अमेरिका के अंदर करेंटली मेजॉरिटी जो जनता है वो वहां पे सिटीजनशिप के लिए अपने बेबी को जन्म देने जाते हैं। अमेरिका के अंदर आपको एक चीज मैं बता देता हूं, अगर कोई पर्सन जिसकी अमेरिका में के लैंड में, अमेरिका के वाटर में और अमेरिका के वाटर में या एयर में 7 नॉटिकल माइल्स दूर तक अगर कोई पर्सन अमेरिका में जन्म लेता है तो बाय डिफॉल्ट वो अमेरिका का सिटीजन कहलाता है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक्स प्रेसिडेंट हो गए हैं, 23 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर बहुत जिक्र किया था कि अमेरिका को सब बेबी हब बनाते जा रहे हैं, सब अपने न्यूबॉर्न बेबी को यहाँ जन्म देते हैं सिटीजनशिप के लिए। तो ट्रंप ने रिसेंटली अभी 2 महीने पहले एक अपने यहाँ बिल लाए थे। बिल क्या लाए थे, एक नियम बनाया था कि अगर कोई लेडी है जो 8-9 मंथ्स प्रेग्नेंट है उसको हम लोग वीजा ही नहीं देंगे अमेरिका आने के लिए। जब वीजा ही नहीं देंगे तो यहाँ पे वो बर्थ को नहीं करेगी, और बर्थ नहीं होगा तो उसके बच्चे को बाय डिफॉल्ट यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। इंडिया ने इस वाले कॉन्सेप्ट को 1987 में ही फिनिश कर दिया। 1987 के पहले ऐसा हुआ करता था, पर इसमें एक चीज और इन्होंने जोड़ी है, आपको मैं बता देता हूं, नोट करके लिख लेना या समझ लेना।
बेटा 1987 के पहले इंडिया के अंदर बेटा आपको पता है ना, फॉरेन एम्बेसीज, दूतावास, जो दूतावास के लोग हैं अगर उनके बच्चों का जन्म होता था तो उनको बाय डिफॉल्ट इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। इसमें एम्बेसीज और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बंदों को एग्जेम्प्ट किया गया है, इसको इससे बाहर रखा गया था। आगे चलते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो बेटा उसमें से आपका कोई एक गार्जियन इंडियन होना चाहिए। इसमें किन लोगों को फायदा हो गया? जैसे मान लेते हैं किसी ने कोई फॉरेन लड़की से शादी कर ली, वो शादी करके इंडिया लेके आया या उसका बेबी इंडिया में हो गया फॉरेनर लड़की से, ऐसे केस में पापा तो इंडियन है ना, कोई टेंशन नहीं। कोई इंडियन लड़की है, उसको फॉरेन आदमी से प्यार हो गया, उससे उसका बेबी हो गया, वो फॉरेन का है पर लड़की तो इंडियन की है। इस केस में जो बेबी होगा आप उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे सकती हो, आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन। और अगर आपका बेबी 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया में पैदा हुआ है तो बेटा दोनों पेरेंट्स को इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, तभी भारत की नागरिकता मिलेगी। तो आज जो बेबी काउंट होगा वो 2004 के बाद होगा, उसको इस लिस्ट में काउंट करेंगे। तो इस लिस्ट में आने के लिए माँ बाप दोनों ही भारतीय होंगे तभी वो बच्चा भारत का कहलाएगा, नहीं तो भारत में पैदा होने के बावजूद भी वो बच्चा भारत का नहीं कहलाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। Note: Children of foreign diplomats and enemy alien cannot acquire citizenship by birth। अभी तो मैंने ये बताया था, विदेशी राजनयिक शत्रु विदेशी के बच्चे भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं आगे। बाय डिसेंट, बेटा डिसेंट का मतलब होता है वंश के आधार पर। वंश के आधार पे मतलब कि आप भारत में वंश के आधार पे आपको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। देखिए, इन दिस पर्सन इज नॉट बॉर्न इन इंडिया बट वांट्स इंडियन सिटीजनशिप। इसका अर्थ क्या हुआ? एक व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है पर भारत की नागरिकता चाहता है। इसके अंदर कौन सा केस आएगा? मान लीजिए आप एक एनआरआई हैं, आप इंडिया में नहीं रहते, आपका पासपोर्ट पर इंडिया का है, आपका बेबी पर दूसरी कंट्री के अंदर पैदा हुआ, तो वहां पे क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगी? जो आपका वारिस होगा, आपका सन होगा, आपकी डॉटर होगी, वो उस कंट्री में कैसे क्लेम करेगी कि नो माय फादर एंड मदर इज इंडियन सो आई वांट इंडियन सिटीजनशिप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बाय डिसेंट वंश के आधार पर एक कॉलम दिया है, क्लासिफाई किया है। अब इसके अंदर क्या दिया है आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। बेटा इसमें यह बोला गया है कि अगर आप 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर आपका बच्चा विदेश में पैदा होता है तो उसके फादर को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। सिंपल है, रट्टा मारो जिंदाबाद। अगर 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स शुड बी इंडियन। अगर इस दौरान है तो दो में से कोई एक आपका भारतीय होगा, चलेगा। और तीसरा क्या है? आफ्टर 3 दिसंबर 2004 रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? आज है डेट 2021। अगर आज 2021 में कोई बच्चा जन्म लेगा किसी इंडियन कपल का पर वो विदेश में होगा, ऐसे केस में उसको इंडिया की सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगी, उसको वहां के काउंसलर जनरल यानी वहां के एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बट कितने दिन में? बर्थ के 6 मंथ के अंदर कि ये मेरा बेबी है, हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं, हम चाहते हैं कि आप इस होने वाले हो गए मेरे बच्चे को आप इंडिया की सिटीजनशिप दीजिए, मुझे इस देश में जहां पे हम लोग रह रहे हैं वहां की अपने बच्चे को नागरिकता नहीं दिलानी। ये सब आपको फॉर्म में भर के देना होगा और उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? इफ ही इज नॉट इलीगल माइग्रेंट, ठीक, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन रिलीजियस कम्युनिटीज हु हैव एंटर्ड इंडिया
बिफोर 31 दिसंबर 2014 from Afghanistan, Pakistan, Bangladesh will not be considered illegal migrant। बेटा ये बात CAA 2019 वाले बिल में कही गई थी। बेटा हम इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, आपको चिंता होने की बात नहीं है। आगे, PIO residing in India for 7 years, person married to Indian citizen, minor children of resident Indian, ये सब कंडीशन दी हुई है। बेटा इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना हमारे PDF से। OCI कार्ड होल्डर फॉर 5 years लिविंग इन इंडिया फॉर लास्ट 12 month कैन अप्लाई। सब रट्टा मारो जिंदाबाद, रट्टा मारते रहो। चौथा है बेटा नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राकृतिकरण द्वारा। सबसे पहले समझ लो नेचुरलाइजेशन से किस लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है। कोई फॉरेनर ने, फॉरेनर मैं बोल रहा हूं, जो इंडिया पे वर्किंग वीजा लेके आया हुआ है, इंडिया में काम कर रहा है, उसने एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम इंडिया के अंदर स्पेंड कर दिया और अब उसको लगता है कि नहीं मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो ऐसी कैटेगरी के लोग जो इंडिया में कुछ टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे और उनको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, ऐसी कैटेगरी के लोगों को नेचुरलाइजेशन के अंदर लाया जाता है, प्राकृतिकरण के अंदर लाया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू फॉलोइंग पर्सन। He is not citizen of any country where Indians are prevented. He is not an illegal migrant. He is of good character. He has a knowledge of Indian language. याद कर लो इंडियन लैंग्वेज की नॉलेज बेटा 8th शेड्यूल में मेंशन करी गई है। किस में मेंशन करी गई है? 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन करी गई है। आगे, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, मतलब कैसे पता चलता है कि भारत की नागरिकता और कैसे मिल सकती? बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अर्थात मान लेते हैं कोई एक प्लेस जैसे श्रीलंका आज इंडिया का हिस्सा नहीं है, पर इन फ्यूचर अगर श्रीलंका इंडिया का पार्ट हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट जो श्रीलंका के सिटीजन होंगे वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत के हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार व्यक्ति की नागरिकता निश्चित करती है। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पेसिफाइज द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन। जैसे करेंटली आप देखो POK के ऊपर बवाल चल रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर अभी बवाल चल रहा है। मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया POK को कैप्चर कर लेती है। क्या कर लेती है? कैप्चर कर लेती है। उस केस में जो अभी POK के लोगों के पास सिटीजनशिप है पाकिस्तान की, बेटा वो चेंज होके हो जाएगी इंडिया की। वो चेंज होके किसकी हो जाएगी? इंडिया की, पाकिस्तान की नहीं रहेगी। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आगे, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अभी तक आपने देखा इस चैप्टर में कि कैसे किसी में भारत में लोगों को भारत की नागरिकता मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे नागरिकता छीन ली जाती है। तो इसमें बेटा कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे बाय रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब त्याग, आपने त्याग कर दिया। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर रिनाउंसिंग ऑफ इट्स सिटीजनशिप, कोई भी दे सकता है। टर्मिनेशन, इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 यही बात बोलता है अगर आप दूसरे देश की ले लो तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? अपने आप चली जाएगी। और तीसरा है बाय डेप्रीवेशन। बाय डेप्रीवेशन यानी अपवर्जन द्वारा सिटीजन है ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, गलत तरीके से लोगे तो यार कैंसिल हो जाएगी। सिटीजनशिप हैज शोन डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनेटेड, सारी चीजें ब्ला 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 लिखी हुई हैं, रट्टा मारो जिंदाबाद। सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। मान लेते हैं कोई बंदे ने नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कैसे? किसी बंदे, कोई फॉरेनर ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया है
और वो भारत की नागरिकता ले लेता है, बट जब उसने भारत की नागरिकता ली तो बेटा उसका पासपोर्ट इंडियन कहलाएगा। और उस इंडियन पासपोर्ट होल्डर को अगर किसी 5 साल के अंदर कहीं बाहर में 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल होती है तो बेटा उसकी मेंबरशिप इंडिया की कैंसिल कर दी जाएगी, काट दी जाएगी। ठीक, द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कॉन्टिन्यूसली। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो बेटा ये था हम लोगों का इस चैप्टर के अंदर सिटीजनशिप के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिटीजनशिप चैप्टर है ये आपको पसंद आया होगा। तो बाकी बेटा आप लोग क्लास को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।